हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम को मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जब यह अधिनियम लाया गया उस समय भारत का सचिव कौन था? मांटेंगू था। और वहीं वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। इन्हीं के प्रयासों से यह अधिनियम लाया गया, इसलिए इस अधिनियम को मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए इसका उद्देश्य क्या था, भारत शासन अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या था। तो यह अधिनियम जो लाया गया इसलिए कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, अर्थात शासन या प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना या बढ़ाना। और जो प्रांतीय स्तर पर व्यवस्था है शासन करने की, केंद्र के और प्रांतीय स्तर पर जो शासन में क्या करना है, सुधार करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना और शासन में प्रांतीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर उसमें परिवर्तन करना या सुधार करना। और इस अधिनियम की सिफारिश को 1921 में लागू किया गया। मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों को 1921 में लागू किया गया। अब हम भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रावधानों की बात की जाए तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो पहला परिवर्तन किया जाता है वह गृह सरकार में कुछ परिवर्तन किया गया। गृह सरकार क्या है? जो प्रशासन है ब्रिटिश क्राउन का या भारत में जो प्रशासन चलाया जा रहा है उसका प्रशासन कुछ लोगों द्वारा गृह सरकार अर्थात ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा था। तो उसमें क्या परिवर्तन होता है पहले हम उसको देखेंगे। इसके बाद भारत में क्या परिवर्तन किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे गृह सरकार में, अर्थात जो भारत राज्य परिषद है या भारत परिषद है उसमें क्या परिवर्तन किया गया इसका अध्ययन करेंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो भारत परिषद है उसमें जो सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष पहले हुआ करता था अब घटाकर कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। और सदस्यों की जो संख्या, भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 15 हुआ करती थी पहले, अब कहा गया कि न्यूनतम 8 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 12 सदस्य हो सकते हैं। और इनका जो खर्च है, जो व्यय होगा इन पर, अब वह ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। पहले क्या था, इनका जो खर्च आता था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो भी खर्च आएगा वह ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। तो गृह सरकार में इतना परिवर्तन किया गया। इसको थोड़ा हम आगे समझते हैं। यदि देखा जाए भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन है कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा है। तो इन भारत में जो प्रशासन चलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा है, और वहीं भारत में इसका प्रशासन भारत में बैठकर किसके द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नर जनरल, जिसे 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, वायसराय की उपाधि दी गई। तो जो भारत में प्रशासन है, ब्रिटिश प्रशासन है या क्राउन का जो शासन किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा है, और वहीं कुछ लोगों द्वारा भारत में इसका प्रशासन बैठ कर चलाया जा रहा है, जिसे कहा गया गवर्नर जनरल या वायसराय की उपाधि दी गई। तो ब्रिटेन में देखा जाए जो संस्था है 1858 के बाद, वह संस्था है इंडियन काउंसिल। तो इंडियन काउंसिल के माध्यम से ब्रिटेन में बैठकर भारत का प्रशासन चलाया जा रहा है, वह नियंत्रित कर रहा है गवर्नर या वायसराय को। और इंडियन काउंसिल में क्या था कि पहले 15 मेंबर हुआ करते थे, 15 सदस्य थे, और एक सचिव हुआ करता था जिसे कहा गया भारत राज्य सचिव कहा गया। जब यह एक्ट लाया गया भारत शासन अधिनियम 1919 का, तो क्या परिवर्तन किया गया, जो सदस्य हैं 15 मेंबर हैं उनकी संख्या घटाकर क्या कर दिया गया, 15 से अब कहा गया कि मिनिमम 8 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 12 सदस्य हो सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल है
कार्यकाल पहले क्या था, 7 वर्ष था, अब घटाकर कितना कर दिया जाता है, 5 वर्ष कर दिया जाता है। और इनका जो खर्च होगा अब वह किसके द्वारा दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। तो खर्च इनका क्या है, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। और पहले क्या था कि भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो जो इंडियन काउंसिल अर्थात गृह सरकार है उसमें परिवर्तन किया गया, जिसमें कहा गया कि सदस्यों की संख्या घटाई गई और इनका कार्यकाल कम किया गया, 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और जो भी खर्चा होगा, व्यय होगा, अब वह ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। तो अब तक हमने देखा गृह सरकार अर्थात ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया। अब हम देखेंगे भारत में क्या परिवर्तन किया जाता है। तो भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन है, स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखी जाए तो कुछ इस प्रकार था। भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी था या प्रशासक था वह कौन था, वायसराय था। और वायसराय की सलाह के लिए एक काउंसिल हुआ करती थी। तो जो केंद्रीय प्रशासन है किसके माध्यम से भारत में चलाया जा रहा है, वायसराय के माध्यम से चलाया जा रहा है। और उसकी सलाह के लिए एक काउंसिल हुआ करती थी जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल कहा गया। और इस काउंसिल में 2 भाग थे, एक कार्यकारी और दूसरा विधायी परिषद। तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरा विधायी परिषद जिसे कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो यह केंद्रीय प्रशासन था। और प्रांतीय प्रशासन देखा जाए, केंद्र के अलावा प्रांतों में भी प्रशासन किसके माध्यम से चलाया जा रहा था, गवर्नर। यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था। जैसे यहाँ बम्बई प्रांत है, यहाँ मद्रास प्रांत है, यहाँ पंजाब प्रांत है। तो प्रांतों में भी प्रशासन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, गवर्नर, जिसे कहा गया प्रांतीय गवर्नर कहा गया। और इस गवर्नर की सलाह के लिए भी एक काउंसिल हुआ करती थी। उस काउंसिल में 2 भाग थे, एक विधायी परिषद और दूसरा कार्यकारी परिषद हुआ करते थे। तो जो प्रशासन है ब्रिटेन का या क्राउन का शासन भारत में कुछ इस प्रकार किया जा रहा था। केंद्र में वायसराय जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है, इसके द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था भारत में, केंद्रीय प्रशासन। और उसकी सलाह के लिए काउंसिल हुआ करती थी। और प्रांतों में भी हर प्रांतों में एक गवर्नर हुआ करता था और उसकी सलाह के लिए भी एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें एक विधायी और एक कार्यकारी काउंसिल थी। अब परिवर्तन क्या किया जा रहा है शासन में या प्रशासन में, केंद्रीय सरकार में, अर्थात जो केंद्र में व्यवस्था है, जो शासन जिसके द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया कि जो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है। तो केंद्र में क्या किया गया, द्विसदन की व्यवस्था की जाती है। तो हमने देखा जो कार्यकारी परिषद है और एक विधायी परिषद है केंद्रीय व्यवस्था में। तो विधायी परिषद को द्विसदनीय बना दिया गया, एक होगा निम्न सदन होगा और एक होगा उच्च सदन। तो इसको द्विसदनीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया, एक निम्न सदन होगा और एक उच्च सदन होगा। निम्न सदन को कहा गया केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन को कहा गया राज्य परिषद कहा गया। तो उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन होगा। वर्तमान में इसको हम लोकसभा के रूप में देखते हैं निम्न सदन को, और उस सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। तो विधायी विधानमंडल था उसमें परिवर्तित किया जाता है, निम्न सदन और उच्च सदन में परिवर्तित किया गया। और इनकी संरचना देखा जाए तो जो निम्न सदन है अर्थात केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा जिसे वर्तमान में हम लोकसभा के रूप में जानते हैं, उसमें कहा गया कि अब 145 मेंबर होंगे और कुछ सदस्य क्या होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे इसमें, और कुछ सदस्य क्या होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने जाएंगे। और इसका कार्यकाल कितना रखा गया, 3 वर्ष रखा गया। तो इनका कार्यकाल कितना होगा, जो केंद्रीय विधानसभा है निम्न सदन है उसमें संख्या रखी गई 145 और कुछ मनोनीत सदस्य होंगे और कुछ निर्वाचित सदस्य होंगे, और इनका कार्यकाल कितना रखा गया, 3 वर्ष। 145 में क्या है कि 41 मनोनीत सदस्य होंगे और 104 निर्वाचित सदस्य होंगे। और जो उच्च सदन है अर्थात राज्य परिषद है उसमें कहा गया कि कुल मिला के 60 मेंबर होंगे और इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। और केवल इस सदन में क्या होगा, केवल पुरुष सदस्य ही शामिल होंगे, और जिसमें 26 मनोनीत होंगे या नॉमिनेटेड होंगे
और 34 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। तो जो विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है उसमें संरचना कुछ इस प्रकार थी। अब देखा जाए अगला परिवर्तन क्या किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। तो इस एक्ट के माध्यम से जो अगला परिवर्तन किया जा रहा है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। 8 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाते हैं इस एक्ट के माध्यम से, और कहा गया कि इसमें 3 सदस्य भारतीय होंगे। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें कहा गया कि अब 8 मेंबर और जोड़े जाएंगे, और इन 8 मेंबरों में क्या होगा, 3 मेंबर भारतीय होंगे। तो कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। और वायसराय को कुछ शक्तियां दी गई कि वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार दिया गया, और उसे बैठकों को आहूत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को निरस्त करने या खंडित करने का अधिकार प्राप्त था। तो इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि वायसराय क्या कर सकता है, जो बैठक होगी विधायिका या विधानमंडल की, उसको आहूत करने का अधिकार दिया जाता है, बुलाने का अधिकार दिया जाता है, स्थगित करने का अधिकार दिया जाता है और निरस्त करने का अधिकार दिया जाता है। अगला परिवर्तन क्या हो रहा है इस एक्ट के माध्यम से, तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, विषयों का विभाजन किया गया, अर्थात केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग किया गया। इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग किया गया। भारत का हमने देखा, जो भारत का प्रशासन है केंद्र में किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वायसराय और उसकी परिषद द्वारा, और प्रांतों में भी प्रशासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, प्रांतीय गवर्नर प्लस उसकी परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहाँ भी हर प्रांतों में एक गवर्नर हुआ करता था, उनके द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है। किसकी सलाह पर, परिषद की सलाह पर प्रशासन चलाया जा रहा है प्रांतों में। जैसे यहाँ मान लीजिए बम्बई प्रांत है, यहाँ मद्रास प्रांत है, और यहाँ पर पंजाब प्रांत है, यहाँ पर असम है। तो इन प्रांतों में भी क्या है, गवर्नर हुआ करता था, और केंद्रीय प्रशासन वायसराय जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, और उसकी परिषद की सलाह द्वारा चलाया जा रहा है। अब इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो केंद्रीय विषय है जिस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्रीय प्रशासन बनाएगा, केंद्रीय जो व्यवस्था है उस पर कानून बनाएगा, और प्रांतीय विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर उसकी परिषद द्वारा बनाएगा। तो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को डिवाइड किया गया, कौन से विषय केंद्र के अंतर्गत शामिल होंगे और कौन कौन से विषय प्रांतों के अंतर्गत शामिल होंगे। जिसमें कहा गया केंद्रीय विषय के अंतर्गत रखा गया कि जो रक्षा संबंधी मामले हैं उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय शासक बनाएंगे, और विदेशी मामले किसके अंतर्गत होंगे, केंद्रीय विषय के अंतर्गत होंगे, और आयात निर्यात पर कर संबंधी मामले कौन किसके अंतर्गत आएंगे, केंद्रीय विषय का, और मुद्रा से संबंधित जो भी मामले होंगे वह केंद्रीय विषय के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रांतीय विषय के अंतर्गत देखा जाए, प्रांतीय विषय के अंतर्गत स्थानीय जो स्वशासन है उसको शामिल किया गया। शिक्षा संबंधी जो मामले होंगे वह प्रांतीय विषय के अंतर्गत शामिल होंगे, और स्वास्थ्य संबंधी मामले, कृषि, प्रशासन, शांति और व्यवस्था संबंधी मामले, अकाल संबंधी मामले किसके अंतर्गत रखे गए, प्रांतीय विषय के अंतर्गत रखे गए। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र सरकार के पास होंगी। वर्तमान में भी क्या है कि अवशिष्ट शक्तियां देखा जाए भारतीय संविधान में किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और अगला प्रावधान क्या किया गया, अब प्रांतों में क्या परिवर्तन किया जा रहा है। तो अब तक हमने देखा केंद्र में कौन कौन से परिवर्तन किए गए, और अब हम देखेंगे प्रांतीय जो प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन देखा जाए किसके द्वारा चलाया जा रहा है, प्रांतीय प्रशासन देखा जाए गवर्नर के माध्यम से चलाया जा रहा है, और गवर्नर की सलाह के लिए परिषद हुआ करती थी। और परिषद में क्या है, एक कार्यकारी परिषद है और एक विधायी परिषद है, और इस विधायी परिषद में भी क्या है कि भारतीयों को शामिल किया गया था विधायी परिषद में। तो अब क्या परिवर्तन किया जा रहा है, जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई।
तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। एक तरफ होगा कि कुछ आरक्षित विषय होंगे और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे। हस्तांतरित विषय को कहा जाता है उत्तरदायी सरकार की शुरुआत होती है। तो हस्तांतरित विषय अर्थात जो भारतीय हैं उनको हस्तांतरित किया गया, कुछ अधिकार दिए गए। आरक्षित विषय पर कानून देखा जाए कौन बनाएगा, गवर्नर, जो प्रांतीय गवर्नर होगा, और प्रांतीय गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद होगी। तो आरक्षित विषय पर गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। हस्तांतरित विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर प्रमुख होगा, और वह किसकी सलाह पर कानून बनाएगा, जो मंत्री परिषद होगा जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया है उनकी सलाह पर कार्य करेगा। तो यह क्या है, व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि यह उत्तरदायी नहीं होंगे कार्यकारी। तो आरक्षित विषय पर हमने देखा दो द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। आरक्षित विषय पर कानून गवर्नर, उसकी कार्यकारी परिषद, और हस्तांतरित विषय पर गवर्नर प्लस जो मंत्री परिषद चुने जाएंगे या मंत्री जो चुने जाएंगे उनकी सलाह पर कानून बनाएगा। तो इस प्रकार क्या किया गया, प्रांतीय विषय को इस अधिनियम के माध्यम से हस्तांतरित और आरक्षित दो विषयों में विभाजित किया गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों में कुछ चुने हुए मंत्री द्वारा चलाए जाएंगे। जबकि हस्तांतरित विषय पर, आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद बनाएगी। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। तो हमने देखा प्रांतों में क्या किया जा रहा है, द्वैध शासन की व्यवस्था की जा रही है, और द्वैध शासन के माध्यम से आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में परिवर्तित किया गया। और जो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अब आरक्षित विषय के अंतर्गत जिस पर कानून कौन बनाएगा, आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन विषय शामिल किए गए, भू राजस्व, खनिज संसाधन, कानून व्यवस्था, सिंचाई इत्यादि मामले इसके अंतर्गत आरक्षित विषय के अंतर्गत शामिल किए गए। जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन, आबकारी आदि विषय शामिल किए गए। अगला प्रावधान क्या किया जाता है कि इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब सदन में सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं होगी, और जबकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% से कम नहीं होगी। जो सदन है अर्थात जो परिषद है उसमें कहा गया कि अब कुछ जो ऑफिशियल मेंबर हैं अर्थात सरकारी सदस्य हैं और गैर सरकारी सदस्य, अब कहा गया जो सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या 20% से अधिक नहीं होगी, और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कहा गया कि 70% से कम नहीं होनी चाहिए। और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। तो मताधिकार का प्रयोग कर सकती हैं इस एक्ट के माध्यम से महिलाएं। और इस दिशा में मद्रास पहला प्रांत ऐसा बना कि जिसने क्या किया, 1921 में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया। और जो मतदाता होंगे उनकी आयु सीमा कितनी होगी, 21 वर्ष निर्धारित की गई। और इसी एक्ट के माध्यम से जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है उसका विस्तार किया जाता है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब होती है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है उसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई। अब इसका 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, इसका विस्तार किया गया। अब इसके अंतर्गत कहा गया कि पहली बार 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था अधिकार। अब कहा गया कि जो सिख हैं, ईसाई हैं और एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को इस एक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। और अगला परिवर्तन क्या हो रहा, अन्य प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया जाता है। और इस दिशा में क्या किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया जाता है। 1924 में एक कमीशन का गठन किया जाता है, ली आयोग का गठन किया जाता है। और इसी की सिफारिश में आगे चलकर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ली कमीशन की सिफारिश पर आगे 1924 में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जबकि प्रावधान कब किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 में।
तो इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया कि अब भारत और इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इसके एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इस दिशा में 1922 में क्या किया गया, पहली बार भारत और इंग्लैंड दोनों जगह परीक्षा आयोजित की गई। तो आज हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार जो गृह सरकार है उसमें क्या परिवर्तन किया गया। केंद्रीय जो प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत वायसराय और उसकी परिषद द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा था उसमें क्या परिवर्तन किया गया। और इसके अंतर्गत हमने देखा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें द्विसदन की व्यवस्था की जाती है और निम्न सदन, जिसमें एक निम्न सदन होगा, निम्न सदन जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया, उसमें सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। और एक होगा उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, वर्तमान में इसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी की गई, 60 की गई और कार्यकाल इनका कितना होगा, 5 वर्ष होगा। फिर वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और वायसराय को कुछ शक्तियाँ दी गई। और आगे चलकर क्या किया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से विषयों का विभाजन किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को में डिवाइड किया गया। अब कौन कौन से विषय केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी और कौन कौन से विषय पर जो प्रांतीय सरकार है वह कानून बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई, केंद्र सरकार के पास रखी गई। और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। द्वैध सिस्टम में कहा गया कि कुछ आरक्षित विषय होंगे और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे। आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद। और हस्तांतरित विषय पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर प्लस जो मंत्री चुने जाएंगे उसके कार्यकारी परिषद में, उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ से उत्तरदायी सरकार की शुरुआत होती है। और अगला प्रावधान क्या किया गया, लियोनस कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और इसके माध्यम से महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। अब कहा गया कि लगभग 10% आबादी क्या कर सकती है, मतदान कर सकती है। तो एक तरफ संख्या बढ़ाई गई, दूसरी तरफ महिलाओं को वोटिंग राइट्स का दिया गया। और जो मतदाता हैं उनकी आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई, 21 वर्ष निर्धारित की गई। और मद्रास पहला प्रांत ऐसा बना जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया। और इस अधिनियम के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आगे चलकर 1924 में ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आज हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।